क्या ऐसा करें, तरह तरह के शैम्पू हैं, तरह तरह के तेल हैं, सीरम है, पता नहीं क्या क्या है, तो अच्छे और घने बाल रहे इसके लिए सीधा सिंपल रूटीन बताइए हमारे दर्शकों के सिंपल लिए। रूटीन, हफ्ते में 2-3 बार आप शैम्पू करो, डेली मत करो। 2 बार कोई ऑयलिंग जरूर पर्टिकुलर करो। करें या कोई सा भी यूज कर आप सकते हैं? सिया का, अब तो हम सिया ले आए हैं, आप सिया का यूज़ करो, वहाँ पे एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, सोरासिस का शैम्पू है, आप वो यूज़ करो। ऑयल्स भी हैं, आप वीक में 2 बार एटलीस्ट ऑयलिंग ज़रूर करो, क्योंकि आज का यूथ तेल नहीं लगाता है, राइट। डॉक्टर्स तो बताते हैं ऑयल मत लगाया करो सर। ऐसा कुछ नहीं है मैम, आपको हर चीज़ को, मशीन भी चलाने के लिए आपको तेल डालना पड़ता है, जंग भी लगता है तो तेल डालना पड़ता है, लॉक नहीं लगेगा तो तेल डालना पड़ेगा, तो आपको ग्रीसिंग और कंडीशनिंग तो देनी पड़ेगी। ओके। एक्सेसिवली कुछ भी यूज़ नहीं करना, वीक में आप 1 बार 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करो, कंडीशनिंग करो जो भी आपको सूट कर रहा है। ऐसा मत करो कि आपके दोस्त को सूट किया तो मुझे भी करेगा, या आपकी मम्मा को करा तो मुझे भी करेगा। जो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, एंड स्टिक टू द नेचुरल वन। सल्फर, पैराबिन्स, फॉर्मल्डिहाइड, फ्रेगनेंसेस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पूज आप मत लेना। ओके। ठीक है, नेचुरल चीज़ें आप यूज़ करो, कंडीशनिंग करते रहो, धूल मिट्टी से थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। 2 से 3 बार धो सकते हैं। 2 या कई सारे 3 लोग बार। जो डेली धोते हैं उनको भी प्रॉब्लम। हाँ, डेली नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आप ड्राई या फिजी बना देते हो डेली धो के, तो आप ऑल्टरनेट धो लो। कंडीशनर का यूज कर सकते कंडीशन आप बिल्कुल करें, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि बाल आपके टैंगल्स ना बने या आपके बाल उलझे ना, बहुत ज़्यादा टूटे ना, तो कंडीशनिंग करनी चाहिए। हैं। ओके। आपने जैसे अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात कर ली, स्किन की हमने बात कर ली, बालों की भी हमने बात कर ली। बालों के साथ अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी नेल्स के बारे में। हर कोई चाहता है बहुत सुंदर नेल्स हों, लेकिन जब नेल्स टूटने लगते हैं बहुत सारे लोगों को परेशानी आने लगती है। कहीं नेल्स में वाइट स्पॉट बनने लगता है, ब्रेकेज होने लगती है, बीच में से टूटने लगते हैं। क्या कारण है, और अगर हम अपने नेल्स को हेल्दी रखना चाहें किस तरह से रख सकते हैं? नेल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा नेल आर्ट नहीं करानी है, राइट। कभी कभार चल जाता है, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर। ऐसा नहीं है आप हर 15 दिन में नेल आर्ट करा रहे हो, क्योंकि अगर मैंने तो नहीं कराई आज तक, टू बी ट्रू, बट अगर आपने कराई है तो आपने देखा होगा कि ये जो नेल बेड्स होते हैं इनको ये वीक कर देता है, और नेल बेड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप क्यूटिकल्स वो को भी हटा देते क्यूटिकल्स को भी हटाता है। तो ये सबसे पहली चीज़ है अवॉइड करने के लिए। हो सकता है कि नेल सोरासिस ना बन रहा हो, उसमें भी नेल बहुत टूटता है, नेल काला पड़ जाता है, तो वो तो फिर बीमारी ठीक करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो डेली बेसिस पे, मतलब नॉट डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे आप कट करते रहो। बहुत ज़्यादा लंबे नेल्स रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लेंथ या आपको जितनी पसंद आप उतनी रखो, बट बहुत ज़्यादा लंबे मत रखो, क्योंकि वो इधर उधर टकराएंगे तो वो टूटेंगे, और वो कहीं से भी टूट सकता है, बीच में से या अपर एंड से या लोअर एंड से। तो आप बहुत ज़्यादा लंबे मत रखो, एक ठीक है। सफिशिएंट लेंथ तक भी मेंटेन करोगे तो आपके नेल्स ठीक रहेंगे। एक प्रॉब्लम आती है बालों के झड़ने की एक पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मान लीजिए सर में कहीं पे गिर रहे हैं तो एक ही जगह से गिर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आईब्राउज से गिरने लगते हैं, फिर प्राइवेट पार्ट से। तो ये जो बीमारी होती है, क्या इसका इलाज संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, फिर गिरते हैं तो कंटिन्यूअस वो पूरा एक होल बना देते हैं सर में। तो इसका इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल है क्या? आपने ऐसे इसको पेशेंट देखे हैं? एलोपेशिया आप बोल रहे हो, है ना? हाँ, आप एलोपेशिया। एलोपेशिया की बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एलोपेशिया भी एक ऑटोइम्यून बीमारी ही है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जेनेटिक है। अगर जीन्स में कभी रहा है ऑटोइम्यून बीमारी तो आपको वो ट्रिगर कर सकती है। तो उसका भी इलाज है, क्योंकि उसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हेयर फॉलिकल को अटैक करते हैं, उनको वो बढ़ने नहीं देते, और उनका जो रूट है उसको नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गंजापन या बाल्डनेस या पैचेस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट जो लेंगे वो बहुत निर्भर करेगा कि उसकी रिकवरी हो सकती है या नहीं, क्योंकि लोग अक्सर ये होते ही मिनॉक्सिडिल बहुत यूज़ करते हैं, है ना। तो मिनॉक्सिडिल से बेटर है कि आप रेडेंसाइल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करो। ओके। उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और वो आपको रिजल्ट देगा। आपके जो हेयर नैरो हो रहे हैं उनको रोकेगा, थिकनिंग को रोकेगा, जो भी हेयर फॉलिकल की थिकनिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उनको रोकेगा, और नए बाल को प्रमोट करेगा। तो आप सिया का भी रेडेंसाइल यूज़ कर सकते हो। हमने हेयर ग्रोथ सिरम और शैम्पू रेडेंसाइल बेस्ड ही बना रखा है, जो मिनॉक्सिडिल से बहुत बेटर है, और आपको बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट विद इन अ मंथ देना शुरू कर देगा। बट इंटरनली भी उसको उतना ठीक करने की ज़रूरत है। इंटरनली आपको अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके। मिनरल विटामिन्स भरपूर खाओ और स्ट्रेस फ्री रहो।
आपने कहा कि स्ट्रेस फ्री रहो, लोगों को स्ट्रेस ही है कि बाल झड़ रहे हैं। चलिए, ये तो खैर मजाक की बात रही। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी, डर्मा रोलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी चल रहे हैं, जहाँ पर देखिए सोशल मीडिया पर कि आप डर्मा रोलर्स यूज़ करोगे तो हेयर ग्रोथ वापस से आ जाएगी। सेफ़ है यूज़ करना? चॉइस, अगेन चॉइस। अगर आप नॉर्मल अपने टिप से भी अप्लाई कर रहे हो कोई चीज़ और अच्छे से मसाज कर रहे हो तो वो डर्मा रोलर का ही काम करेगी। और सिर्फ ऊपरी आपको इलाज नहीं करना है, पहले तो रूल आउट करना है कि क्या अंदर आपकी मशीन ठीक चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, घर जैसे खराब हो रहा है, सीलन आ रहा है और पेंट कराना है, तो बाहर से अच्छा दिखाने के लिए आप पेंट कराओगे बट अंदर से सीलन को भराओगे। तो वो सीलन अगर कोई बॉडी में चल रही है, कोई डिसऑर्डर है, आयरन कम है, विटामिन डी कम है, या फिर पीसीओडी है, थायराइड डिस्टर्ब है, तो इनको भी साथ साथ ठीक करना है और एप्लीकेबल्स ऐसे यूज़ करने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट ना दे। स्विच टू द नेचुरल हर्बल वन। और अगर आप ढंग से खा पी रहे हैं तो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी। आजकल लोगों को पिंक लिप्स चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्शियस हो जाते हैं जब बाहर जाते हैं, विदाउट लिपस्टिक बाहर नहीं निकल पाते हैं। लड़कियों की अगर हम बात करें, अगर पिगमेंटेशन होती है लिप्स पे, तो क्या कोई नेचुरल कुछ ऐसा उपाय है या कोई आयुर्वेद का कोई नुस्खा है कि पिंक लिप्स हम पा पाएँ? सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। ओके। अच्छा, जो नहीं करते उनके लिए आप बीट रूट आता है ना, बीट रूट को या रोज पेटल को, दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए वॉश करके अच्छे से। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उनको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसमें हल्का सा ग्लिसरीन का 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए या विटामिन ई का ऑयल का 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। आपका वो बाम बन गया नेचुरल और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप ये ब्लशिंग और ये टिंट्स का भी काम करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी, तो नेचुरल बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने बता दी। मैम, जैसे अभी सोराइसिस को लेकर हम बात कर रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है सोराइसिस को लेकर। सोराइसिस की प्रॉब्लम जब किसी मेल पर्सन को हो जाती है, हम देखते हैं प्राइवेट पार्ट्स के आसपास भी सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या सेफ है फीमेल पार्टनर के लिए? एब्सोल्युटली। अगर सिर्फ सोराइसिस ही है तो वो पार्टनर बनाएंगे, अगर अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बना सकते हैं, बस फंगल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही फंगल इन्फेक्शन है या स्केबीज ऐसा होता है कि जो एक से दूसरे में फैलता है या स्किन कांटेक्ट से फैलता है। अदरवाइज सोराइसिस है तो आप बेझिझक होकर कांटेक्ट बनाइए, आप इमोशनल कांटेक्ट बनाएं, फिजिकल बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पार्टनर एब्सोल्युटली सेफ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फंगल इन्फेक्शन और सोराइसिस? और इसमें एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं ताकि आप साथ ही जवाब दे दें, और कितने चांसेस है कि उनका होने वाला बच्चा सेफ है या उसको भी हो जाएगा? हाँ, ये लोगों का बहुत क्वेरी है। तो सोराइसिस एंड फंगल, सोराइसिस तो अंदर से ही आ रहा है, ऑटोइम्यून बीमारी है ना, पपड़ी भी झड़ रहा है। फंगल इज एक्वायर्ड, जैसे आपको पसीना आया प्राइवेट पार्ट पे, आप जिम भी कर रहे हैं या जिम में कोई आपसे पहले एक्सरसाइज करके गया, उसको कोई इन्फेक्शन था, आपने सेम मशीन यूज़ कर लिया बिना साफ कराए क्लीन कराए, तो आपको वहाँ पे वो एक्वायर्ड हो गया। मतलब ये इन्फेक्शन आपको बाहर से मिल रहा है, कांटेक्ट से मिल रहा है, कोई पहले से इन्फेक्टेड है उससे ये फैल रहा है। या पसीने अगर आ रहे हैं प्राइवेट पार्ट पे, अंडर थाई पे, आर्म पिट्स पे, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन की हो जाती है। एंड दिस इज़ एक्वायर्ड, मतलब बाहर मॉनसून चल रहा है, इन्फेक्शन सारे ही फैलते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, तो उनसे ये कैच करने वाली बीमारी है और ये टेम्परेरीली है, ये 5-7 दिन तक रहेगी। अगर आप ढंग से उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि जब आप खुजाते हो ना फंगल इन्फेक्शन में तो आपको मज़ा आता है, आपको मन करता है मैं और खुजाऊं, इचिंग करता ही रहूं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है सोराइसिस और फंगल में। एंड जो आपने मुझसे पूछा कि आने वाले बच्चे को सोराइसिस हो सकता है या नहीं, तो ये उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक साइंस ने जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कोडिंग को कैसे चेंज करना है इतना हम एडवांस नहीं हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर्स में से एक को सोराइसिस है, एक को नहीं है, अब आगे जो बच्चा बनेगा वो दोनों के क्रोमोसोम और दोनों के जेनेटिक मटेरियल से बनेगा 50-50%। अब वो उसकी किस्मत है कि किसकी डोमिनेंसी रहती है और क्या उसको कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है या नहीं। हो सकता है नहीं भी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में दिखे, उस जनरेशन में ना दिखे। तो टोटली ये उसका फेट है और उसकी किस्मत है, क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप है वो हम नहीं पता कर सकते कि कैसा बन रहा है और इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा या नहीं होगा। जी, बट दोनों चांसेस हैं, 50% प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।